हे एवरीवन, दिस इज सिमरन एंड वेलकम टू इग्नू ई पाठशाला। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपने घर में सेफ होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि नई यूनिट दैट इज यूनिट 15 द प्रॉपर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, या जिसको कहा जाता है लेक्स कॉसी। जानेंगे कि प्रॉपर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो इससे पहले ऑलरेडी हम यूनिट 14 डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट को डिस्कस किया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के पर्सपेक्टिव से। तो प्लीज इन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए। और हाँ, अब से आपको जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगी, ठीक है। तो अगर आप में से जिसको भी पीडीएफ की जरूरत है वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल का मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है कि किस नाम से, इग्नू स्क्वाड। अगर आप सर्च करेंगे टेलीग्राम में तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, इग्नू ई पाठशाला के नाम से है मेरा इंस्टाग्राम चैनल। आप वहाँ भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपको कुछ डिफिकल्टी लगती है तो आप वहाँ पे मुझे पिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देर के हम अपने सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमने पिछले यूनिट में डिस्कस किया था एक्सपोर्ट सेल कॉन्ट्रैक्ट, आई होप आपको ये याद होगा। तो हमने वहाँ पे क्या बात करी थी कि अगर कोई ट्रेड एक कंट्री के अंदर ही हो रहा है, एक नेशनल बाउंड्री के अंदर हो रहा है, तो उसमें जो रूल्स एंड रेगुलेशंस लगते हैं वो कैसे रहेंगे, डोमेस्टिक लॉज लगेंगे, ठीक है। लेकिन अगर कोई ट्रेड ऐसा है जो नेशनल बाउंड्रीज के बाहर हो रहा है, मतलब कि इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है, तो वहां पे कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस लगेंगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब इंपोर्टर और एक्सपोर्टर दोनों डिफरेंट कंट्री से बिलोंग करेंगे, ठीक। अब एक्सपोर्टर कहेगा कि नहीं मैं अपने कंट्री के रूल्स को मानूंगा, इंपोर्टर कहेगा नहीं मैं अपने कंट्रीज के रूल को मानूंगा, ठीक। तो इस चीज को खत्म करने के लिए, इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए क्या बनाया गया, प्रॉपर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया, ठीक है। तो देख लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। तो द इंपोर्टर एंड द एक्सपोर्टर आर रिलेटेड कॉन्ट्रैक्चुअली टू ईच अदर। The exporter-importer relationship becomes legal and binding. Such contractual relationships are subject to the limits of various laws and regulations framed thereunder. All the domestic contracts are governed by or subject to national commercial laws which automatically apply to the parties. But in case of international contracts, importer and exporter belong to different countries. ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। In the absence of an acceptable international trade law applicable to the international contracts, the national law apply either by express or implied choice or selection, or in the absence of such choice by the law of the principal place of the business of the exporter whose performance is the characteristics of the contract. देखिए, अब अगर जो इंटरनेशनल ट्रेड लॉ ऑलरेडी जो कि एग्जिस्ट कर रहा है इंटरनेशनल ट्रेड में, अगर वो नहीं है उस टाइम पे, अगर वो लॉ को दोनों ही पार्टीज नहीं एक्सेप्ट कर रही हैं, तो कैसे होगा ये ट्रेड। देखिए, जो दोनों पार्टीज हैं वो क्या करेंगी, एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली अपनी चॉइस डिफाइन करेंगी कि उनको कैसा कॉन्ट्रैक्ट चाहिए या किस रूल के अंदर वो ये ट्रेड करना चाहती हैं, ठीक है। चाहे एक्सप्रेस करके या इम्प्लाई, एक्सप्रेस करना मतलब समझ गए ना आपकी, बताना, सामने से वो बताएंगी, या इम्प्लाइड मतलब कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है या अपने कुछ जेस्चर्स या एक्शंस के थ्रू बताएंगी, ठीक। लेकिन अगर वो ये डिसाइड ही नहीं कर पाती हैं कि वो कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत ट्रेड करेंगी, तो उस टाइम पे क्या देखा जाता है कि एक्सपोर्टर की जो परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको डिफाइन किया जाता है। अब ये परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या मतलब हुआ, अब एक्सपोर्टर क्या करता है, या मैं कहूँ सेलर क्या करता है, प्रोडक्ट्स को सेल करता है, ठीक। और जो इम्पोर्टिंग कंट्री होती है, इम्पोर्टर है, वो क्या करेगा, जो प्रोडक्ट्स वो ले रहा है सेलर से या एक्सपोर्टर से, उसके लिए वो उसको पे करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुल दो ट्रांजैक्शंस हैं जो मेन रोल प्ले करते हैं। वो ये है कि जो प्रोडक्ट है वो इंपोर्टर पास पहुंचना चाहिए, और इंपोर्टर जो प्रोडक्ट ले रहा है उसके पैसे या उसके लिए वो एक्सपोर्टर को पे करेगा, ठीक। अब जो ऑब्लिगेशन इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि एक्सपोर्टर इंपोर्टर तक प्रोडक्ट को पहुंचाए, ना कि जो पैसे हैं इंपोर्टर को देने हैं, पे करना है, वो एक्सपोर्टर तक पहुंचे। दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग जो ऑब्लिगेशन इंपॉर्टेंट है वो ये है
कि जो प्रोडक्ट है वो इम्पोर्टर के पास पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, तो जब दोनों ही पार्टीज ये डिसाइड नहीं कर पाती हैं कि कौन सी कंट्री के रूल्स वो अप्लाई करेंगे अपने ट्रेड में, तो उस टाइम पे परफॉर्मेंस ही मेन फोकस होता है। ठीक है, अभी एग्जाम्पल्स में आगे समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो द प्रॉपर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और पीएलसी और लेक्स कॉजे इज डिफाइंड एज द लॉ विच हैज बीन एक्सप्रेसली और impliedly selected by the contracting parties to govern their contractual relationship. In the absence of an express or implied choice of law, proper law of contract is defined as the law of the principal place of business of the exporter whose performance is the characteristics of the contract. ठीक है, अब एग्जाम्पल समझ लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, दो पार्टीज हैं, एक है मिस्टर ए और एक है मिस्टर के। ठीक है, मिस्टर ए इंडिया के हैं और मिस्टर के कहाँ के हैं, न्यूयॉर्क के हैं। ठीक, और मिस्टर ए क्या करना है, प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करना है न्यूयॉर्क, मतलब मिस्टर के पास। ठीक, और जो पेमेंट है मिस्टर के को जो देनी है वो कहाँ दी जाएगी, दिल्ली में दी जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो दोनों पार्टीज हैं ये डिसाइड नहीं कर पाती हैं कि वो कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस को अप्लाई करेंगे अपनी ट्रेड में। ठीक, तो उस टाइम पे प्रॉपर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहाँ का लगेगा अब ये देखना है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि दो परफॉर्मेंस जो कि मैंडेटरी होती हैं वो क्या होती हैं कि डिलीवरी ऑफ गुड्स टू द इम्पोर्टर और इम्पोर्टर उस डिलीवरी का पेमेंट कर दे। ठीक, अब मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग क्या है कि जो आपको प्रोडक्ट भेजना है या प्रोडक्ट आपको सेल करना है इम्पोर्टर के पास, वो आपका क्या हो गया, मॉरल ऑब्लिगेशन हो गया, वो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। ठीक, तो इस बेसिस पे जो प्रॉपर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो कहाँ का लगेगा, न्यूयॉर्क का, मतलब अमेरिकन लॉ अप्लाई होगा इस पर्टिकुलर ट्रेड में। क्यों, क्योंकि जो मेन फोकस है वो किस चीज पे है कि प्रोडक्ट्स इंपोर्टर के पास पहुंचने चाहिए, ना कि जो उस प्रोडक्ट का पेमेंट है वो एक्सपोर्टर पास पहुंचे। है दोनों ही इंपॉर्टेंट, लेकिन मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग क्या इंपॉर्टेंट है कि प्रोडक्ट इंपोर्टर के पास पहुंच जाए। ठीक है, तो इसलिए अमेरिकन लॉ यहाँ पे अप्लाई होगा। ठीक, अब एक बार इसको रीड कर लेते हैं। फॉर इंस्टेंस, मिस्टर ए इन इंडिया अग्रीज टू एक्सपोर्ट गुड्स टू मिस्टर के इन न्यूयॉर्क, द गुड्स टू बी डिलीवर्ड इन न्यूयॉर्क एंड द प्राइस टू बी पेड इन दिल्ली। Now, Mr. A and Mr. K have a choice to select the national law of any country for the purpose of governing their relations. If they decide to choose Indian law, the proper law of contract would be the Indian law. ठीक है, अगर वो डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ हम इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग करेंगे तो प्रॉपर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहाँ का होगा, इंडियन लॉ का होगा। सपोज they could not decide, proper law of contract will be governed by the importance of the performance. So in this example, there are two performance, the payment by the importer and the delivery of the goods. So the modern approach is to give importance to the performance, which is characteristics of the contract. So on this basis, the delivery obligation of the exporter is given more importance than the payment by the importer, which is generalized obligation. So the relevant place of performance is New York and not Delhi. Accordingly, proper law of contract will be American law. ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया, मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया कि क्यों ऐसा है। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब है क्वालिफिकेशंस ऑफ द प्रॉपर लॉ। क्या क्वालिफाई करता है प्रॉपर लॉ को या कौन सी कंडीशंस क्वालिफाई होनी चाहिए। ठीक, so the proper law of contract should be one which is expressly or impliedly selected by the parties. तो proper law of contract कैसा होना चाहिए, या तो expressly या impliedly जो दोनों parties हैं वो select कर ले। If the choice is not manifest and the intention cannot be inferred, proper law of contract should be one with which the transaction has its closest connection. So अगर दोनों ही पार्टीज डिसाइड नहीं कर पाती हैं कि वो कौन सा रूल रेगुलेशंस को अप्लाई करेंगे अपने ट्रेड में, तो उस टाइम पे प्रॉपर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो अप्लाई होगा जो कि उस ट्रांजैक्शन से क्लोजेस्ट कनेक्शन रखता है। तो उसी कंट्री का ही प्रॉपर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी उस टाइम पे अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है
तो द प्रॉपर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट हैव यूनिवर्सल एप्लीकेशन. A contract is considered valid if it satisfies the law of place where the contract is made, even if it does not meet the formalities of the proper law. A proper law of contract universally applicable नहीं होता है. ठीक है, ये बात आपको समझ में भी आ गई होगी. क्यों? क्योंकि जब दो कंट्रीज हैं, अलग अलग जगह से हैं, तो उनके जो ट्रेड के रूल्स हैं, रेगुलेशंस और वो जो फॉलो करना चाहती हैं वो हर जगह से अलग होंगे. ठीक है, तो इसलिए ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल भी नहीं है. और ये कॉन्ट्रैक्ट तभी वैलिड माना जाएगा, तभी सेटिस्फाई करेगा जब जहां पे भी ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो लॉ की नज़र में वो जगह वैलिड होनी चाहिए. ठीक है, मतलब कि आप कोई ऐसी जगह पे अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं जो लॉ की नज़र में ठीक जगह नहीं है या वैलिड नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा. वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? ब्रीच हो जाएगा या वॉइड एब इनिशियो माना जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट है द प्रॉपर लॉ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट व्हेन चॉइस ऑफ लॉ क्लॉज इज एग्जिस्टिंग. मतलब कि जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैं उन्होंने अपने आप डिसाइड कर लिया है कि वो कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ वो ट्रेड करेंगी. ठीक है, तो द चॉइस ऑफ लॉ क्लॉज प्रेजेंट और एग्जिस्टिंग इन अ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैव म्यूचुअली डिसाइडेड, agreed and provided in the contract document the lex causi or the PLC. In this case, the PLC can be defined as the law which the contracting parties have expressly or impliedly selected or choice to govern their contractual relationship. The selected or the choice law of the contract, including ESC, that is your export sale contract, may be that of the exporters or that of the importer or even a third country law which will be applicable to their contract. तो इसमें क्या होता है कि दोनों पार्टीज ने ही इम्प्लाइडली या एक्सप्रेसली कॉन्ट्रैक्ट में डिफाइन कर दिया है कि वो किस टाइप का रूल्स एंड रेगुलेशन या किस कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेंगी, चाहे वो एक्सपोर्टर की कंट्री हो, चाहे इंपोर्टर की कंट्री हो, या फिर कोई थर्ड कंट्री का लॉ हो. ठीक है, अब इसके कुछ लिमिटेशंस हैं, इसको देख लेते हैं. ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है द चूजन फॉरेन लॉ शुड नॉट ऑफेंड और शुड नॉट बी रिप्यूगनेंट टू पब्लिक पॉलिसी. तो इस पॉइंट का क्या मतलब है कि दोनों पार्टीज जो भी फॉरेन लॉ को अप्लाई करती हैं अपने ट्रेड में, वो इस चीज का ध्यान रखें कि वो इंग्लिश लॉ की पॉलिसीज को ना ही डिस्ट्रॉय करे और ना ही उसको डिसरिस्पेक्ट करे. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है chosen foreign law should not go against the mandatory or overriding statutory provisions or rules of the lex fori which are of such a compelling character that the English courts will apply regardless of the proper law. मतलब कि जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैं जिन्होंने एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली कोई फॉरेन कंट्री का लॉ अपने ट्रेड में अप्लाई किया है, वो लेक्स फोरी के अगेंस्ट नहीं जा सकती हैं. लेक्स फोरी के जो रूल्स हैं उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते. अब ये लेक्स फोरी क्या है इसको समझ लीजिए. लेक्स फोरी क्या है? एक ऐसी जगह जहां पे डिस्प्यूट्स को सेटल किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कोर्ट. ठीक है, जहां पे जो ट्रेड से रिलेटेड कुछ भी कंट्रीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, डिस्प्यूट हो रहे हैं, तो उसको कौन सेटल करता है? कोर्ट करता है. और इस प्रोसेस को कहा जाता है लेक्स फोरी. ठीक है, जिस जगह पे इसको सेटल किया जाता है. ठीक, अब जितने भी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैं वो लेक्स फोरी के जो रूल्स हैं उनको ओवरराइड नहीं कर सकती हैं. ठीक है, ये मैंडेटरी है, उन्हें मानना ही पड़ेगा. ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है द पार्टीज मे बी फ्री टू चूज द लॉ ऑफ अ प्लेस हैविंग नो कनेक्शन विद द कॉन्ट्रैक्ट, येट द चॉइस मस्ट बी बोना फाइड एंड लीगल. मतलब कि जो भी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैं अगर उन्होंने कोई तीसरी कंट्री के लॉ को अप्लाई किया है अपने ट्रेड में, तो वो ये कर तो सकती हैं, लेकिन उनकी जो चॉइस है वो बोनाफाइड होनी चाहिए और लीगल होनी चाहिए. मतलब कि रियल होनी चाहिए और लॉ की नज़र में ठीक होनी चाहिए. ठीक है, इट शुड नॉट बी मेड टू इवेड और अवॉइड द ओवरराइडिंग प्रोविजंस ऑफ व्हाट वुड अदरवाइज बी द प्रॉपर लॉ और द लॉ ऑफ कंट्री विद इन विच द कॉन्ट्रैक्ट इज क्लोजली कनेक्ट. अब बेसिकली इस पॉइंट का ये मतलब है कि जो भी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैं अगर वो किसी तीसरी कंट्री के लॉज को अप्लाई करती हैं अपने ट्रेड में जिनका उनके ट्रेड से कोई कनेक्शन नहीं है,
वो उनको अप्लाई कर सकती हैं, लेकिन इसको अप्लाई करने में वो कोई भी ऐसे प्रोविजंस है जिनको ओवरराइड ना करे, ना ही उनको इवेट करे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है the chosen law will not be applicable and enforceable if the performance of the contract is unlawful by the lex loci solution, that is law of intended place of performance of the contract। तो इस पॉइंट का बेसिकली ये मतलब है कि जहां पे ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया गया है, ठीक है, अगर वो प्लेस कॉन्ट्रैक्ट के पर्पस से सही नहीं थी या फिर अनलॉफुल तरीके से कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म किया गया है, तो जो भी चूजन लॉ है वो एप्लीकेबल और इन्फोर्सेबल नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट इज प्रॉपर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन चॉइस ऑफ लॉ क्लॉज नॉट एग्जिस्टिंग। मतलब कि ये दूसरा एस्पेक्ट है जहां पे जो दोनों पार्टीज हैं वो डिसाइड नहीं कर पाती हैं इम्प्लाइडली या एक्सप्रेसली कि वो कौन सी कंट्री के लॉ को अप्लाई करेंगी। ठीक, तो प्रॉपर लॉ मींस द कमर्शियल लॉ गवर्निंग द रिलेशनशिप ऑफ पार्टीज टू एक्सपोर्ट सेल कॉन्ट्रैक्ट। देयर कैन नॉट बी एन एक्सपोर्ट सेल कॉन्ट्रैक्ट विदाउट द प्रॉपर लॉ। ठीक है, तो कोई भी एक्सपोर्ट सेल कॉन्ट्रैक्ट बिना प्रॉपर लॉ के नहीं हो सकता। When the choice of law clause exists in the export sale contract, contracting parties make a choice of law to govern their relationship. Sometimes there is no express or implied choice of law. In such case, following points emerge. ठीक है, तो देख लेते हैं कौन से पॉइंट्स हैं। सबसे पहला है proper law of contract will be decided on the basis of intention of the parties. Hence, the first step will be to infer the intention of the parties from the various contract documents and other evidences. Accordingly, proper law of contract will be ascertained. तो सबसे पहले देखा जाएगा कि जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैं उनका इंटेंशन क्या है। ठीक है, उनके डॉक्यूमेंट्स कैसे हैं, उनके एविडेंस कैसे हैं, और उस अकॉर्डिंग जो है जो भी लॉ है वो फ्रेम किया जाएगा और वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है when the export sale contract is silent as the proper law of contract and the intention of the contracting parties cannot be inferred, proper law of contract will be decided on the principle of conflict of laws। ठीक है, तो अगर एक्सपोर्ट सेल कॉन्ट्रैक्ट भी साइलेंट है तो उस टाइम पे जो पार्टीज हैं वो अपना इंटेंशन भी नहीं डिफाइन कर पा रही कि वो कौन सी कंट्री के लॉज को इम्पोज करेंगी, तो ऐसे टाइम पे कौन सा लॉ फॉलो होगा? प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज। अब ये क्या होता है ये देख लेते हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज स्टेट्स that the national laws and rules and regulations as well as their application and interpretations vary from country to country. Since a single legal system has to apply, the question arises as to which law can more appropriately be said to be a proper law of contract. तो बेसिकली जो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज हैं ये कुछ अलग से लॉज नहीं है, ये सिर्फ नेशनल लॉज हैं। ठीक है, लेकिन इनको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज नाम दिया था एक स्कॉलर ने जिनका नाम था डाइसी, और उन्होंने ये नाम इसलिए दिया क्योंकि देखिए जो भी डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैं वो अलग अलग कंट्री से बिलोंग करती हैं। ठीक है, और उनके बीच में लॉ को लेके कॉन्फ्लिक्ट होता ही है, तो इसीलिए जो डाइसी जो कि एक स्कॉलर थे उन्होंने सोचा कि ये नाम ज्यादा एप्रोप्रिएट होगा, इसलिए इन्होंने क्या नाम दिया? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज नाम दिया था। ठीक है, The court in general have applied the test of center of gravity of the transactions for this. The center of gravity of the transaction means the country having the closest connection with the contract. तो जो second aspect consider किया गया वो क्या था? Center of gravity का। अब center of gravity क्या है? Center of gravity का मतलब हुआ, ये center of gravity of transaction का क्या मतलब हुआ कि ऐसी country जिसका contract के साथ closest connection है उसको find out करना। ठीक है, The court have identified the following as the center of gravity. सबसे पहला पॉइंट है place where the contract was concluded, that is lex loci contractus. Next है the place of business of the parties. Next point है the contractual place or places of performance, that is lex loci solutionis, and the nature and subject matter of the contract. तो इन चार पॉइंट्स को आइडेंटिफाई किया गया था एज अ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सबसे पहला क्या बोल रहा है? प्लेस वेयर द कॉन्ट्रैक्ट वाज कंक्लूडेड, मतलब कि ऐसी वो जगह जहां पे
जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म हुआ, उसको क्या कहते हैं हम, लेक्स लोकी कॉन्ट्रैक्चुअस। ठीक, नेक्स्ट क्या बोल रहा था, द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द पार्टीज, मतलब कि जहां से पार्टीज बिलोंग करती हैं वो जगह। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है द कॉन्ट्रैक्चुअल प्लेस और प्लेसेस ऑफ परफॉर्मेंस, जहां पे ये कॉन्ट्रैक्ट पर्टिकुलरली परफॉर्म किया गया है वो जगह। और लास्ट पॉइंट बोल रहा है द नेचर एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, की जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किस नेचर का और किस सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड है, उसको भी क्या बोला गया है, एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पॉइंट आइडेंटिफाई किया गया है। ठीक है, एक एग्जांपल देख लें, अ कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व्स परफॉर्मेंस ऑन बोथ साइड and two performance may be due to different places. Take for instance, A in London agrees to export goods to B in New York and the price to be paid in London. The modern approach is to give importance to the performance which is characteristics of the contract. On this basis, the delivery obligation of the exporter is given greater importance than the payment by the importer, which is generalized obligation. So the relevant place of performance is New York, not London. ये हम ऑलरेडी आपके साथ अभी डिस्कस कर चुकी हूँ मैं। तो जो बेसिक फाउंडेशन है वो यही है कि जो दोनों ऑब्लिगेशंस है वो दोनों ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो एक्सपोर्टर का ऑब्लिगेशन है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है इन कंपैरिजन टू इम्पोर्टर का ऑब्लिगेशन। ठीक है, तो पहले हम उसे फुलफिल करेंगे और उसी जगह के जो लॉ है उसको कंसिडर किया जाएगा ट्रेड में। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया और यहाँ पे हमारा सेशन भी खत्म हो जाता है, क्योंकि देखिए आपके पेपर के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो प्रीवियस ईयर पेपर्स जो मैंने देखे उसमें सिर्फ प्रॉपर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ही क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो वो मैंने आपके साथ पूरा डिस्कस कर लिया है। और जहाँ तक रही बात आपके एक्सपोर्ट सेल कॉन्ट्रैक्ट की, तो हम ये ऑलरेडी अपने पिछले सेशन में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप एक बार इस बुक से रीड आउट कर लीजिएगा। और इसमें जो आगे दिए हुए हैं मॉडल्स और स्टैंडर्डाइज एक्सपोर्ट सेल कॉन्ट्रैक्ट, इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा, जो उसमें क्लॉजेस दिए हुए हैं। ठीक है, बहुत ईजी है क्योंकि ये क्लॉजेस आपको याद ही करने हैं, तो आप एक बार खुद इसको रीड कर लीजिएगा। पेपर के पर्सपेक्टिव से जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने यहाँ पे कवर कर दिया है। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट यूनिट को। ये आपका चैप्टर मेरी तरफ से कंप्लीट हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए। और मैं आपसे एक इन्फॉर्मेशन और शेयर करना चाहती हूँ, ये है कि आप लोग ने अपने असाइनमेंट्स तो आई होप अब तक सबमिट भी कर दिए होंगे, लेकिन असाइनमेंट के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं आपसे बात करूँ तो पिछले 3-4 साल के मैंने कुछ असाइनमेंट के क्वेश्चंस देखे तो वो पेपर में पूछे गए थे आपके। ठीक, तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आपने जो असाइनमेंट के क्वेश्चंस और आंसर्स अपने पास लिखे हैं, अगर आपके पास अभी कहीं रफ में है या स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ है तो उसको पढ़िएगा। ठीक है, और अगर आप लोग के पास नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने सबने सबमिट कर दिया है, तो एक सोल्यूशन ये है कि मैंने ऑलरेडी आंसर्स प्रोवाइड कर रखे हैं अपने ब्लॉग पे, तो अगर आप में से किसी के पास अब आंसर्स नहीं है तो आप वहां से उसको रेफर कर सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देती हूँ। ठीक है, और हाँ, पीडीएफ भी अब आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगी, तो आप वहां पे जाके सब्सक्राइब कर दिए चैनल को, इग्नू स्क्वाड नाम है, और आप वहां पे जाइए तो आराम से आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक, चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।